जैसा कि हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक एग्जाम्पल है ऑन पेज 3.80, 66 एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल इसकी स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, इसके अंदर न्यू पार्टनर की न्यू रेशो नहीं दी हुई, तो ऐसे क्वेश्चंस भी, अब हमें एडमिशन तो आता है पर हमें रेशियोज के बारे में प्रॉपर से उसकी प्रैक्टिस नहीं की। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप फिर ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। मेरा ये क्वेश्चन कराने का आपको पर्पज ये था कि आप जो है हर एक स्टेटमेंट को, हर एक पहलू को उसको ध्यान से पढ़ें और फिर उसको करने की कोशिश करें। इसीलिए हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रेशोज कैलकुलेट की थी, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। तीसरी रेशो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बड़े क्वेश्चन शुरू किए थे। उसका पर्पस यही था कि आप पहले न्यू रेशियोज के बारे में अच्छी तरह से, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, गुडविल की सारी एंट्रीज आपको लर्न चाहिए, उन सब के बारे में आप डिटेल में जो है जान सको। अब इस क्वेश्चन में आपको रूटीन में तो पता नहीं चलेगा, वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें ओल्ड रेशो दी हुई है, ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर 3:2, ए एंड बी आर पार्टनर, ओल्ड रेशो 3:2। और क्या कर रखा उसने, C is admitted to partnership, और उसमें ये लिखा हुआ है जब C को एडमिट किया गया, A सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, देखो ध्यान से, 1/6 ऑफ हिज शेयर, A सरेंडर। हम ये क्वेश्चन के बारे में कम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी सी जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, एक तो ये रेशो का है, दूसरा इसमें गुडविल का है। When part of goodwill is brought in by the new partner, उन दोनों के बारे में हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन वही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, और इसमें चेंजेस कैसे हो सकते हैं। अब A सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड B सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब इन दोनों ने जो शेयर सरेंडर किया वो शेयर जो है C का न्यू शेयर है। अब वो न्यू शेयर हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे A सरेंडर, A ने कितना सरेंडर किया, 3/5, 1/6 ऑफ 3/5 शेयर। B सरेंडर 2/5 ऑफ 1/3 शेयर, यानी 3/30 इसने शेयर किया और 2/50 इसने शेयर किया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, आफ्टर गिविंग C शेयर रिमेनिंग A शेयर। अब A का शेयर बाकी कितना बचेगा, क्योंकि उसका पूरा शेयर 3/5 था, उसमें से उसने 3/30 जो है वो C को सरेंडर कर दिया। ऐसे ही B का जो शेयर था वो 2/5 था, उसमें से 2/15 उसने जो है सरेंडर कर दिया। याद 30/30, 15/30 और 4/50, मतलब ये इनके न्यू शेयर आ गए। अब C का न्यू शेयर कितना आएगा, क्योंकि इतना शेयर उसने A से लिया और इतना शेयर उसने B से लिया, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, C इज न्यू शेयर 330 प्लस 250, ये जो है इसका जो है न्यू शेयर जो है वो आ जाएगा। 250 इधर। अब इसको अगर प्लस करें, 33 प्लस 4, 7/30, तो न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, ये न्यू रेशो आ गई 15/30 is to 4/15 is to 7 is by 30 एलसीएम ले लेंगे,
15:8:7 ये न्यू रेशो आ गया। अगर इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहिए, वैसे तो सेक्रीफाइस दे दिया इसने, इस तरीके से सेक्रीफाइस किया, ये रेशो दी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर निकालें 3/30 का इसने सेक्रीफाइस किया, 2/15 का इसने सेक्रीफाइस किया, 3:4 ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो जब आपको नए पार्टनर की रेशो के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो उस सिचुएशन में आपने न्यू पार्टनर का शेयर जो है इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपने रिमेनिंग पार्टनर्स ने या ओल्ड पार्टनर्स ने जितना जितना शेयर उसको सेक्रीफाइस किया, उस सारे शेयर, उनके शेयर्स को जो है जोड़ लेना है, उसको जो है इसके अंदर उसकी एंट्री पास कर देनी है, वो जो है नए पार्टनर का शेयर आ जाए। दूसरा, इसमें एक और प्रॉब्लम थी गुडविल की। अब यहाँ पे गुडविल के बारे में देखिए, गुडविल में वो क्या कहता है, गुडविल इज वैल्यू एट ₹1,20,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। यहां फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000। अब जो रेशो न्यू रेशो आई थी, न्यू रेशो थी 15:8:7, 15:8:7। अब जो नया पार्टनर था, न्यू पार्टनर की जो शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर का यानी न्यू शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/30, 28,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल का शेयर था। और यहाँ पे वो क्वेश्चन में लिख रहा है हाफ ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी ब्रिंग्स ओनली हाफ ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी टोटल 28,000 में से वो अभी हाफ यानी 14,000 को कैश में लेके आए। तो यहाँ पे इसकी पहले जनरल एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे, पहले एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो आ जाएगा आपका 40,000 क्योंकि 14,000 रुपये कैश लेके आए। हाँ, जब इसको आप ट्रांसफर करोगे, क्योंकि हमें पता है जब इस एंट्री को ट्रांसफर करते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइस दोनों ने किया, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि उसका टोटल जो गुडविल थी वो 28,000 थी, उस 28,000 में से वो 14,000 कैश लेके आया। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वो कोई गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेके आता, सिर्फ एक पार्ट ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आता है, तो रिमेनिंग जो गुडविल का शेयर है उसके लिए फर्म जो है एक करंट अकाउंट ओपन करेगी। वो करंट अकाउंट हम क्या ओपन करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये रिमेनिंग जो 14,000 बच गए। अब ये टोटल जो 28,000 है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर दोगे, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी जो आई थी 3:4 की रेशो है। अब ये 28,000 गुडविल का शेयर था, सैक्रिफाइसिंग रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो थी आपकी 3:4, ये 3/7 और 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, यानी 12,000 इसको और 16,000 बी के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। मतलब जो हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, जब वो पार्शियली गुडविल कैश में लेके आता है और बाकी वो कैश में नहीं लेके आता, तो उस केस में हम टोटल जो उसके गुडविल का शेयर है, उस गुडविल के शेयर की टोटल क्या होगा एंट्री पास करेंगे। अब ये तो बात हुई इसकी जनरल एंट्रीज की, ये 2 पॉइंट थे, इसमें ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें क्या कहता है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹56,000। अब देखिए ऊपर आप बैलेंस शीट में देखोगे, हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देखते हैं, इस रिवैल्यूएशन में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे ये कहता है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू, अब स्टॉक को जो है 60,000 से 56,000 कर दिया। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को वो मोल्ड भी कर सकता है, वो यहाँ पे लिखता है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, अब दोनों में देखो डिफरेंस है, अगर तो लिखता है रिड्यूस्ड बाय फिर तो जितने से रिड्यूस उतना ही डिफरेंस आएगा, यानी अगर मान लो इसी को स्टेटमेंट को ही कहता है स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 56,000, तो इसका मतलब क्या होता जो हमारा स्टॉक है वो सिर्फ नई बैलेंस शीट में 4,000 का स्टॉक रह गया, क्योंकि 60,000 था, अब वो जो है 56,000 से कम कर दिया। एक पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू, इसका मतलब क्या है कि 60,000 से स्टॉक कम करके वो हम 56,000 में ले आए, यानी ड्यूरिंग द पीरियड जब एसेट्स और लायबिलिटी को, जब नए पार्टनर के टाइम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया गया तो स्टॉक की वैल्यू जो है 4,000 रुपए से कम हुई, फिर यहाँ पे हम टू स्टॉक 4,000 लिखेंगे। ध्यान रखना ये दो इसके दो वो बताए मैंने, दोनों को थोड़ा ध्यान। एंड फर्नीचर बाई, यहाँ पे देखिए फर्नीचर बाई 5,000, यहाँ पे देखिए फर्नीचर की वैल्यू 50,000 दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फर्नीचर 45,000 से कम होगा, उसमें बाई लिखा हुआ है, फर्नीचर जो है कम हुआ, फर्नीचर की वैल्यू जो कम हुई वो 5,000 से हुई। अगर यहाँ लिखा होता फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू, फिर हम 45,000 में से एसेट को कम करते हैं, यहाँ पे इसलिए हम टू फर्नीचर 5,000 जो डिफरेंस। अब किस चीज में डिफरेंस देखना, रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय, दोनों में बड़े डिफरेंस है, दोनों को मैं आपको क्लियर कर चुका हूं और ये आपके लिए जो समझने बहुत जरूरी है। ऐसे पॉइंट्स जो है इन क्वेश्चंस को जो है, इन ऐसे पॉइंट्स के क्वेश्चंस को समझना जो है वो आपके लिए जरूरी है, इसलिए ये एग्जांपल्स मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे पॉइंट्स स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, जब तक ये रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय, अप टू, इनके जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप क्वेश्चन सोल्व प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे भेजते रहिए। थैंक यू।